करना है 5:30? अभी इतना पढ़ा है ऑलरेडी। कर लो, 5:30 कर लेते हैं। 5:30 कर लेते हैं, बट उसके पहले लेट्स ट्राई 501। थोड़ा सा ना क्लास आराम से चालू करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टफ चीजें पढ़ी है आज। सो लेट्स डू 501। इन्वेंट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ऐसे 501 के क्वेश्चंस पहले करते हैं, ठीक है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 60। फुल रीड क्वेश्चन। एक एक सेकंड गाइस, कैन यू ऑल कीप योर कैमराज ऑन? एक तो आधा क्लास गायब है, आई डोंट नो व्हाई। स्वप्ना, क्वेश्चन नंबर 60 रीड करोगे? CA Kavita, auditor of Healthy Limited, while assessing potential risks of material misstatement related to litigations at Healthy Limited, identified a possible legal claim that could affect their financial statements. C. She sent general inquiry letter to the company's external legal counsel, Mohit, and company seeking clarification. However, Mohit and company informed that their professional rules prohibited them from responding to these general inquiries. Guide CA Kavita that what other option is available to obtain necessary information from for the audit. क्या करेंगे गाइस? व्हाट इज अदर प्रोसीजर? डोंट टेल मी दैट यू नीड टू सी द आंसर फॉर दिस। इसके चक्करों में तुम लोगों ने क्या कितनी डांट खाई है इसी आंसर के ऊपर आज। अजीशान, यू टर्न पेजेस। देख देख लिया मैंने साले तुझे। यश, व्हाट इज द आंसर? कि जब जनरल इंक्वायरी से काम नहीं होता तब क्या करते हैं? मैम वो क्या था वो, सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं ना मैम, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं सॉरी, जो स्पेसिफिक ऑडिटर लेटर ऑफ इंक्वायरी, हाँ, को। एग्जैक्टली। स्पेसिफिक लेटर ऑफ चलो, इंक्वायरी, यस ये आंसर आप खुद लिखोगे प्रॉपरली, अच्छे यस। से लिखो, है ना, स्टार्टिंग वहां से कि जब जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, जब लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड कर देते हैं या प्रोहिबिट कर देते हैं, तब आप ऑडिटर को ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाना पड़ता है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर में वो स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजता है जिसके अंदर निम्नलिखित चीजें होती है, ऐसे। ठीक है, विल यू राइट? स्टार्ट। देयर इज अ न्यू स्टूडेंट, सुधाकर। सुधाकर, आर यू देयर? नहीं।
अच्छा, इसमें एक चीज मैं गलती बता दूं, बच्चे नॉर्मली गलती क्या करते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। डायरेक्टली आंसर में ये मत लिख देना कि ऑडिटर विल seek information through a specific letter of inquiry. First, you have to write that auditor will perform alternate audit procedure. And as part of alternate audit procedure, अब वो specific letter of inquiry भेजेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आपके बुक्स में की वर्ड है, यहां पर आप मार्क करके रखो कि दिस इज अ की वर्ड, ऐसे आपके आंसर में ये देखने ही वाला है कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या है। तो एड ऑल 4 पॉइंट्स, हाँ, वो लास्ट वाला पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो यू विल रिक्वेस्ट दैट external legal counsel to confirm to you. आयुषी डन? फास्टर गाइस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, फास्ट लिखो। डन साक्षी, वेरी गुड। दिशान डन? दीक्षित? स्वप्ना? आयुषी डन, गुड। कविता हुआ? Done. यश? रम्या? सूरज? साक्षी तो पहले हो गया था, आयुषी। चलो, दीक्षित डन ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रीड? स्वप्ना पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 61? JK Exports Limited is a manufacturer exporter having its own production capacity and also gets the job work done through various job workers. The auditor of JK Exports Limited considers that inventory held with job workers is material to the financial statements, suggests the audit procedures in the given case. स्वप्ना, क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है व्हेन द मटेरियल इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी? मैम, तो थर्ड पार्टी से हम डायरेक्ट कंफर्मेशन ले सकते हैं, वहां पे जाके साइट विजिट कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं बोलने का। फर्स्ट ऑप्शन इज आप उससे डायरेक्ट कंफर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज, ऑप्शन नहीं है, सुनो, मैं भी गलत बोल रही हूँ। यू हैव ऑप्शन, आइदर आपके दोनों में से आप कोई एक चीज कर सकते हो या दोनों ही कर सकते हो, वन ऑफ देम, और यू कैन डू बोथ। व्हाट? यू कैन विजिट द साइट, यू कैन गेट द कंफर्मेशन डायरेक्टली, yes or no? First thing, you can confirm about the inventory and all. Second, you can perform other procedures. अदर प्रोसीजर के अंदर आपका पूरा लिस्टिंग है, yes or no? तो आईसीआई ने ऊपर के ही कीवर्ड में उन्होंने क्या लिखा है 501 में कि आप वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन। प्लीज राइट दिस आंसर। इन्वेंट्री से आने के चांसेस हैं, बिकॉज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आया तो इन्वेंट्री लिटिगेशन आ सकता है आपके एग्जाम में। एंड अदर प्रोसीजर्स के अंदर सारे पॉइंट आप लिखोगे। हाँ,
डन गाइस? Kavita, will you read question number 66? Yes. TRM Limited, the company engaged in manufacturing of beauty products. Its hair care segment, skincare segment, and its beauty products. The auditor wants to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information. In accordance with the applicable financial reporting framework, suggested the audit procedure in the क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं? सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंटिटी ने एज पर AFRF मतलब एज पर AS17 दिया है या नहीं दिया है, वो वेरीफाई करने के लिए आप क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो? ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग लेके मैनेजमेंट ने जो भी मेथड यूज करी है रिगार्डिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन और उसको इवेल्युएट करेंगे और अप्रोप्रिएट टेस्ट और एप्लीकेशन मतलब अप्रोप्रिएटली उनने अच्छे से वो अप्लाई किया नहीं उसका टेस्ट करेंगे और सेकंड परफॉर्म करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर. एग्जैक्टली. सो फर्स्ट में आपको सफिशिएंट यू हैव टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड. पहला पॉइंट होता है कि यू विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स एंड सेकंड पॉइंट होता है कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है. सो सबसे पहला मेथड है जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे ऑफ द मेथड जो मैनेजमेंट ने यूज किया हुआ है, तो उसके लिए यू हैव टू इवेल्युएट. फर्स्ट पॉइंट होता है कि इवेल्युएट सच मेथड्स कि आप वापस जो मैनेजमेंट ने मेथड लगाया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, आप वापस वो मेथड इवेल्युएट करो और देखो कि क्या आपके वो मेथड लगाने से सेम रिजल्ट आने वाला है क्या, दैट इज रिक्वायर्ड बाय AFRF. AFRF में जो रिजल्ट मांगा है वही आएगा क्या. एंड दूसरा, एप्लीकेशन टेस्ट करो. मेथड का एप्लीकेशन टेस्टिंग होना चाहिए कि जो AS17 में मेथड दिया है वो सही से एंटिटी ने अप्लाई किया है नहीं किया है. एंड लास्ट इज बैलेंसिंग फिगर. आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करना है, वो आप अप्लाई करो. आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा मैनेजमेंट ने जो निकाला है वो बराबर है या नहीं है. अभी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आया हुआ है तो हम उसका उतना लोड नहीं लेंगे, बट आप याद रखना ये प्रोसीजर्स मेनली. ठीक है. साक्षी, विल यू रीड क्वेश्चन नंबर 67? GPN Company Chartered Accountant is conducting the audit of Pratibha Limited, a listed company, for the year ended 31st March 2020. आपका माइक ना And is आवाज concerned कैप्चर with नहीं कर रहा है. presentation. वी आर गेटिंग वेरी मफल्ड और क्रैकिंग वॉइस आ रहा है आपका. यू आर ऑन ब्लूटूथ स्पीकर ना? कुछ तो इशू है उसका. Yes, ma'am. अभी Could ठीक you है. say to someone else? नाउ दिस इज फाइन. ये बार बार ऐसा ही होएगा. आप किसी और को बोल दो. So sorry, ma'am. नो वरीज, I will. इट्स ओके. वो होता है. इवन आई हैव दिस प्रॉब्लम. जीशन, रीड कर दो प्लीज. GPN and Company Chartered Accountant conducting the audit of Pratibha Limited, a listed company for the year ended 31st 3/24, is concerned with the presentation and disclosure of segment information included the company's annual report. GPS and company wanted to ensure that the method adopting by the management of for determining segment information have resulted in disclosure in accordance with applicable FRF. Guide GPS and company example of matter that may be relevant when obtaining and understanding methods used by the management with reference to the relevant essay. अब आपको जब आप ऐसे 501 पढ़ते हो ना, तो उसमें आपके लिए दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. एक, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर लगाना है, जिसमें आप बोलते हो कि एनालिटिकल प्रोसीजर करो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो. अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के अंदर ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करोगे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मैटर जिसके थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो कि भाई मैनेजमेंट ने जो मेथड लगाया है वो AFRF के हिसाब से है या नहीं है. सो इसके ऊपर आपको इलेबोरेट करके अगला क्वेश्चन आता है. कैसे एग्जांपल ऑफ मैटर्स में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर गाइस, एवरीवन? What points? हाउ टोटल? 4 points. टोटल मैम 4. ये कंबाइंड क्वेश्चन आया था Jan 25 में.
अच्छा, जैन वो तो मान लिया कंबाइन ही पूछ लिया था क्या उन्होंने? इजीली पूछ सकते हैं एक्चुअली, वो क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन है तो। सो इफ दे हैव आस्क्ड ऑलरेडी, May 25 में क्या आया था? May 25 में अगेन दे हैड आस्क्ड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या? May 25 का नहीं पता, पर जैन में आया। अच्छा, जैन में इट हैड कम ना, हाँ ठीक है। सो लेट्स डू इट प्रॉपरली। क्या बोला हमने? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो मेथड लगाया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो AFRF के हिसाब से है या नहीं है, देयर आर 4 थिंग्स यू हैव टू सी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जितना भी इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन है, कंपनी तो एक ही है, उसको 15 हिस्सों में आपने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, तो जो इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या बेसिकली इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सबसे पहले उसका एलिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है? यस, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? सेल्स ट्रांसफर्स और परचेजेस बिटवीन द इंट्रा ग्रुप, उसको एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी का तो कोई सेंस नहीं बनता। क्या बोलती है पब्लिक? सेल्स ट्रांसफर्स and charges between the segments and elimination of inter segment transactions और अमाउंट्स। ठीक है, दैट इज वन। सेकेंड, जो भी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंटिटी ने दिया है, आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना, कंपेयर इट विथ बजट। बजट के साथ में भी सेम था क्या? एंटिटी ने बजट में भी एंटिटी ने वो सेगमेंट का उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी, उतना ही सेल्स एज्यूम किया था क्या? आप कंपेयर करके देखो। सो कंपेयर विथ बजट्स एंड अदर expected results such as operating profit to sales ratio। ठीक है, फिर सेगमेंट इंफॉर्मेशन में होता क्या है, कुछ कुछ कॉमन असेट्स रहते हैं, कॉमन कॉस्ट है, जैसे ऑडिट है। अभी ऑडिट इज अ कॉमन कॉस्ट ना। ऑडिट हेयर केयर डिपार्टमेंट का अलग से ऑडिट हो रहा है क्या? स्किन केयर डिपार्टमेंट का अलग से ऑडिट होता है क्या? नहीं, ऑडिट कंपनी का होता है। सो ऑडिट का कॉस्ट हम कैसे डिवाइड कर रही होगी एंटिटी? फाइंड आउट करो द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड असेट्स अमंग सेगमेंट। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट प्रेक्षित? सेगमेंट इंफॉर्मेशन का जब अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे तो लास्ट मैटर आपको कैसे क्या समझना पड़ेगा? ओनली प्रेक्षित विल आंसर, आई डोंट आंसर गाइस। प्रेक्षित, मैं आपको एक सवाल पूछूं। लास्ट ईयर व्हेन आई गिव द सेगमेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपको नॉर्थ रीजन में मेरा कितना सेल्स होता है और साउथ रीजन में कितना सेल्स होता है वो बताया। करंट ईयर व्हेन आई प्रिपेयर्ड माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मुझे सेगमेंट इंफॉर्मेशन दिखाना था, तो मैंने आपको ईस्ट का कितना है और वेस्ट का कितना है वो दिखाया। नॉर्थ एंड साउथ का नहीं दिखाया, उसको मैंने अदर्स करके डाल दिया सेगमेंट इंफॉर्मेशन में। आपको चलेगा क्या? Why? Because there is no consistency in the presentation of segment information। भाई, पिछले साल नॉर्थ साउथ में क्या हुआ, इस साल नॉर्थ साउथ में क्या सेल्स कम हुए ज्यादा हुए, आपको बताना तो पड़ेगा ना। यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम कि नहीं पिछले बार 2 का दिया था, इस बार नेक्स्ट 2 रीजन का दे देंगे। नहीं, देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी विथ प्रायर पीरियड्स एंड द adequacy of disclosures with respect to consistency। उसमें कोई डिस्क्लोजर्स में इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन भी हो गया अपना रिवाइज। मैम, बोलो ना। May 25 में एक तो मैटर्स वाला क्वेश्चन आया था, जो इन्वेंट्री के मैटर्स हैं। प्लानिंग वाला ना, तो मतलब इस बार सारे टफ क्वेश्चन आएंगे, सारे इजी बोरिंग क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए हैं, तो हम सब टफ क्वेश्चन, टफ नहीं आएंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। एक मैटर्स आया था, दूसरा 505 का आया था। अच्छा, सो बेसिकली 501 से अभी भी इन्वेंट्री या लिटिगेशन एंड क्लेम आने के चांसेस है, क्योंकि इन्वेंट्री में तो बहुत सारे अपने पास 4 तो केस स्टडीज ही हो गए।
बराबर। और एक बेसिक वाला क्वेश्चन होता है कि जब आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने जाना है तो यू हैव टू इवेलुएट मैनेजमेंट प्रोसीजर, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट काउंट, यू हैव टू इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट काउंट। या तो ये आएगा, या तो फिर वो अनफोर्सीन वाला आएगा, या ऑल्टरनेट डेट पे मैनेजमेंट ने किया, या फिर इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, या थर्ड पार्टी वाला आ सकता है। लिटिगेशन एंड क्लेम्स तो कुछ भी पूछ सकते हैं फिर उस हिसाब से। यस और नो? नेक्स्ट गुड क्वेश्चन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। इंदर पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 69? Pancharang International Limited is manufacturer of pickle, ginger, garlic paste, jams, etc. Having its plant at Jaipur. Being in food industry, the company is facing many litigation in various schools across India. Auditor SPV and the company wants to identify such litigation and claims involving the company which may give rise to ROMM. Guide the auditor as to how they should proceed for the purpose. लिटिगेशन एंड क्लेम्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या ऑडिट? मैंने किसी को तो डाटा है आज क्लास में इसके लिए, मेरे ख्याल से यश। यश, इसका आंसर क्या होगा? यस मैम, एक मिनट पढ़ लेते हैं। आंसर क्यों पढ़ोगे? क्वेश्चन नहीं, पढ़िए, ट्राई टू। क्वेश्चन हाँ, अरे यश, तुमको डाटा था ना लिटिगेशन एंड क्लेम्स का, सबसे पहला वाला जो मैंने बोला था, सबसे ऊपर ही ये क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में रिस्क ऑफ स्टेटमेंट नहीं, उसकी इंक्वायरी। हाँ, इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। दूसरा, हाँ, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग करते हो बिटवीन द मैनेजमेंट, TCWG एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तीसरा, यू विल रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस अकाउंट इन द P&L। ये करोगे, ठीक है। ये करने के साथ साथ में ये तो आपको करना है, उसके साथ में अगर आपको लगता है लिटिगेशन एंड क्लेम से रिलेटेड, अगर आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, यू कैन सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं? थ्रू जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेकिन अगर सामने वाला आंसर नहीं करता है, या फिर सामने वाले को लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, तो उस केस में आप स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी दोगे। यस, करेक्ट। ये एंटायर आंसर इसका पार्ट बन जाएगा। लिखोगे अपने शब्दों में, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एवरीवन, विल यू राइट दिस आंसर? ठीक है, आई गिव यू टाइम। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ इस टाइम पे, अदरवाइज अननेसेसरी रिकॉर्डिंग लंबा हो जाता है। प्लीज ट्राई टू राइट, अपने मन से लिखो, पूरा आंसर अच्छे से लिखने की कोशिश करो, स्टार्ट टू एंड, एज पर ऐसे 501। चलो, अभी आपको क्या करना है, 501 में से जो मैंने 4 स्पेशल केसेस बोले, 1 दैट इन्वेंट्री इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी, दैट यू हैव ऑलरेडी डन। Now, when entity perform the test count or inventory count on date other than balance sheet date, वो when inventory attending physical inventory count in unforeseen situation is not possible आपके लिए, तब या तो अटेंड करना impracticable हो गया। ये 3 चीजों को आप होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे घर पे, ठीक है। इसके पास, हमारे पास बुक में क्वेश्चन नहीं है, बट ऑल 3 में से एक तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। Do practice it well. चलो, come to ऐसे 530 questions. Everyone. Ramya, will you please read question number 30 for us? Auditor cannot normally examine all the information available to them, as it would be impracticable to do so, and using audit sampling will produce valid conclusion. Sample should be selected in such a manner that it is representative of the population from which the sample is being selected. First one, the auditor divided the trade receivables in 3 groups. Balances above, first one 20 lakhs, balances between 10 lakhs to 20 lakhs, and balances below 10 lakhs. He selected different percentages of item from each group. Second one, auditor used the sample of 50 consecutive
check to test whether the checks are signed by authorized signatory rather than picking 50 single checks throughout the year. Can you tell me everyone what is the first जो ऑडिटर ने क्या किया, पूरे पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में बांट दिया एंड देन ही सेलेक्टेड द सर्टेन परसेंटेज ऑफ आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप. एंड सेकंड, auditor what he did, auditor uses the sample of 50 consecutive checks to test whether the checks are signed by authorized signatory rather than picking 50 single checks. consecutive जो नंबर के चेक्स है वो एक पूरा का पूरा ऐसा ब्लॉक पिक कर लिया उसने. So the first one is Stratified sampling. फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड, जहां पर आपने स्ट्राटा में डिवाइड किया और स्ट्राटा से सैंपल पिक करना चालू किया. जीशान क्या बोला था आपने? ब्लॉक बोला था मैम. हाँ, ब्लॉक बोला था मैम. ब्लॉक सॉरी सैम्पलिंग. समझा नहीं है. Block sampling. अच्छा, ही वाज सेइंग ब्लॉक. नहीं, ब्लॉक सैम्पलिंग ऐसा नहीं होता, वो आपका ग्रुप वाइज आपने किया. ब्लॉक में तो यहाँ पर आपने सेकंड वाला में ब्लॉक सैम्पलिंग है ना, बिकॉज आपने क्या किया, 50 कॉन्सिक्यूटिव चेक्स आपने उठा लिया. आपने बोला कि मैं एक एक थ्रू आउट द पीरियड से उठाने का कोई मतलब नहीं है, 50 कॉन्सिक्यूटिव चेक्स उठाऊंगा, उसमें बैक टू बैक जितने में सब में आपका ऑथराइज सिग्नेचर ने साइन किया नहीं किया वो देखूंगा मैं. So that is second one is block sampling and first one is your stratified sampling. Now you have to explain कि stratified sampling and block selection क्या होता है. Yes, everyone? चलो, you will write few answers. I'll help you write in the class itself and कुछ जो है फिर वो आप खुद से लिखोगे. चलो, as per essay 530, selection method used in 1. क्या किया उन्होंने? Stratified sampling. Yes. What does stratified sampling says? It's a sampling method which involves dividing the population to be tested into a few separate groups known as strata. And proportionate of items are selected from each strata. Now, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनाने हैं कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट से डिसाइड करेगा उसको कितना स्ट्रैटा बनाना है, राइट? तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच द होल population will be divided has to be determined by auditor based on his professional judgment. Example, in the given case, auditor divided trade receivables into how many groups? 3 groups बनाए थे उसने. Below above 20 lakh, between 10 lakh to 20 lakh, and balances below 10 lakh, right? Into 3 groups. First, balances above 20 lakh, then balances from 10 lakh to 20 lakh, and below 10 lakhs. And he selected samples from
all three groups. Hence, hence this will be considered as stratified sampling. Yes or no? Next is block sampling. This method involves selection of a block of contiguous items from within the population. ठीक है? Usually क्या होता है? Usually a range of continuous transactions that have similar characteristics. Yes. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मेथड के अंदर selection of a group at one time will not give reasonable conclusion on the overall population. ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसने कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन नहीं चूज किए उसमें तो हो सकता है ना कि कोई और अनयूजुअल या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो, राइट? सो एज डिफरेंट टाइप of transactions and unusual transactions may not be covered in the group taken all at once. ठीक है? अभी मेरे पास स्पेस कम है बट यू विल राइट गिवन केस में क्या था वो लिखने का एंड फिर आपको लिखने का दिस विल बी कंसिडर्ड एज ब्लॉक्स. ठीक है? ऐसे 530 का लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है, सो थोड़ा मेहनत करने से वो अपने वोकैबुलरी में आता है. इसके लिए आई एम मेकिंग यू राइट इन द क्लास इटसेल्फ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ दिस इज समथिंग यू हैव डन वेल.
Done, everyone? Shall we go to the next one? कविता रीड करोगे आप क्वेश्चन नंबर 31? Question number 31. You are कविता the थोड़ा सा लाउडली, हाँ, आवाज बहुत धीरे आता है आपका. You are the statutory auditor of NP Limited. Looking at the huge size of similar transaction, you directed your team members to use statistical sampling. One of the team members, Mr. Q, wants to select sample based on his personal experience and knowledge. As he is not aware of statistical sampling, you are required to explain to Mr. Q why the use of statistical sampling method is more scientific and appropriate. करेक्ट. सो आपको बताना है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है पहली बात, और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा साइंटिफिक एंड अप्रोप्रिएट कैसे होता है. रिमेंबर हमने ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बेसिक में ही पढ़ा था ये क्वेश्चन. ओपन योर नोट्स, रीड द आंसर, राइट इट योरसेल्फ. ये आंसर आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा साइंटिफिक एंड अप्रोप्रिएट कैसे होता है, अप्रोप्रिएट कैसे बनता है, वो आपको समझाना है उस बंदे को, राइट. तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए. एंड देन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा साइंटिफिक क्यों है, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं. देयर आर टोटल 4 पॉइंट्स इनटू इट जो मैंने आपको क्लास में लर्न करवाया था कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैसे मोर साइंटिफिक है. सो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल sampling is more scientific and appropriate. ऐसा हमने क्यों बोला, ठीक है. 1, 2, 3 and 4. मैं आपको चीट कोड भी दे रही हूँ ऑल द 4 पॉइंट्स का. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट वाज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक क्यों होती है, क्योंकि इट यूजेस द मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. सेकंड, इट हैज अ रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन. थर्ड, देयर इज नो पर्सनल बायसेस इन्वॉल्व. एंड लास्ट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे स्टैटिकल सैम्पलिंग ही रिकमेंडेड होता है, ठीक है, बिकॉज वहां पर सैंपल प्रीजर्स नहीं होते हैं एंड अनबायस्ड भी होता है. एवरीवन डन? पक्का सबका हो गया? वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? ऐसे मतलब बच्चे गायब कैसे हो जाते हैं क्लास से? आई सीरियसली डोंट नो. मतलब क्या 3 दिन का गैप के बाद लाइक वापस पढ़ना ही नहीं है ऑडिट, सबको रिकॉर्डेड से ही करना. आई एम नॉट इवन श्योर वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. स्वप्ना रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 33? C.S. Shubham, the auditor of Sigma Limited, is performing test of controls and test of details using audit sampling. During these procedures, he observed deviations in compliance with management's prescribed procedures for sales transaction of small values of a product at one location during test of controls. Additionally, misstatements were identified in the sample related to the small value sales transaction during test of details. How he should proceed to analyze the nature and cause of deviation and misstatements observed in the sample results. दो चीजें किया आपने. सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, टेस्ट ऑफ डिटेल किया.
टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आपको डेविएशन मिल गए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको मिस स्टेटमेंट मिल गए। क्वेश्चन क्या है कि डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट मिलने के बाद में आपको नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। डिड वी डू दिस आंसर इन द क्लास टुडे? यस और नो? आज हमने रिकॉल बैच में इसको प्रैक्टिस किया था। नाउ यू विल रीड दिस। उस यही ट्रांजेक्शन यही क्वेश्चन के अंदर हमने एनोमली वाला कंसेप्ट पढ़ा था, नॉन एनोमलिस ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। रिमेंबर गाइस? यश याद आ रहा है? यश फ्रीज हो गया है। लेट्स राइट द आंसर। एज पर SA 530 audit sampling, auditor shall investigate the nature and cause of deviation or misstatement identified and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedures and on other areas of audit। लॉजिकली समझो, एक बार आपको गलतियां पता चल जाती हैं, तो गलतियां पता होने का पहला सवाल है उसका रूट कॉज ढूंढो कि गलतियां हुई क्यों है। एंड सेकंड, अगर आपको पता चले कि इंटेंशनल था, फ्रॉडुलेंट था, ये एरर हो गया है, तो इसका अदर पर्पस ऑफ ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड दूसरा अदर एरियाज ऑफ ऑडिट में क्या इंपैक्ट आएगा, सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए। ठीक है? नाउ इन एक्सट्रीमली rare circumstances, when auditor considers a misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly, the auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatements or deviation is not representative of the population। स्वप्ना, ये जो लास्ट लाइन अभी मैंने लिखा है उसका मैंने मीनिंग समझाया था एक्टिव रिकॉल के टाइम पे। कैन यू एक्सप्लेन दिस द मीनिंग? कि एक बार आपको पता चल गया कि कोई रेयर सर्कमस्टेंसेस में कोई जो गलती हुई है वो एनोमली है, तो उसके वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ हाई डिग्री, इसका मतलब क्या है कि एक बार आपको कोई ट्रांजेक्शन ऐसा एनोमली मिल गया तो आपको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी किस चीज की लेनी है? मैम कि वो ट्रांजैक्शन एनिमली ही है और वो रेकरिंग नहीं है बहुत ज्यादा नेचर में। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, यू हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग एंड द वे यू एक्सप्लेन, इससे आपको समझ में आता है कि आपका ग्रिप बहुत सॉलिड है इस टॉपिक्स के ऊपर, राइट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि एनोमली एनोमली और बार बार ऐसे ट्रांजेक्शन हो तो बोलो बार बार हो रही है वो गलतियां तो एनोमली थोड़ी हो गया बॉस। यस और नो? द ऑडिटर shall obtain this degree of certainty by performing other audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population। ठीक है? So last line is not about the anomaly। anomaly वाला जो टॉपिक है वो जो बीच में मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया इसमें खत्म हो गया।
अब जो बाकी जो मिस स्टेटमेंट्स है जो एनएमएलएस नहीं है उसके बारे में, नॉन एनएमएलएस के बारे में बोल रहे हैं कि नॉन एनएमएलएस से रिलेटेड भी आपको डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी लेना ही है कि भाई वो नॉन एनएमएलएस ट्रांजेक्शन भी है, दे आर नॉट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एडिशनल प्रोसीजर लगा करके आपको ये कंफर्म करना ही पड़ेगा। Shall we do next question, guys? यश पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 34? Yes, ma'am. During the audit of a company, CAZ is using software to select samples pertaining to sales record of a company. While performing this process, a window opens software promoting the user to enter certain information. CAZ in process of entering information regard given as under. सिलेक्शन इंटरवल उसने नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन Then मार्क। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू सिलेक्ट yes, कितना बताया? 100। 100. स्टार्ट रिकॉर्ड नंबर टू सिलेक्ट Yes. 1, एंडिंग रिकॉर्ड नंबर टू सिलेक्ट इज 1000, फाइल नेम Yes. सेल्स। आगे Going through the above fields, which methods sampling likely being used in the software, discuss which foremost consideration should be kept in mind by auditor when selecting samples such manner. Additionally, partner CAZ suggests him to select first 200 sale invoices from the sale book of the last month. Which method of sampling means suggested by the partner CAZ? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड? पहले तो फर्स्ट वाला को आपको आंसर करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड वो यूज कर रहे हैं, एंड सेकंड फर्दर जब उसने सजेस्ट किया कि फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम द सेल्स बुक आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? जब उसने बोल दिया कि शुरू के ही 200 सेल्स इनवॉइस आपको सेलेक्ट करना है, ये कौन सा सैम्पलिंग मेथड है? शायद रैंडम। रैंडम कैसे हो सकता है? पहले 200 ट्रांजेक्शन अगर वो बोल रहा है तो वो क्या रैंडम बोल रहा है क्या? वो तो सर्टेनिटी के साथ बोल रहा है कि पहले 200 सैंपल इनवॉइसेस ही चेक करने हैं सेल्स बुक के। रिमेम्बर आपने अभी चेक्स वाला किया था 50 ये कॉन्जिक्यूटिव चेक, हाँ, Block sampling. विद सैम्पलिंग, Block. ब्लॉक सैम्पलिंग, जहां पर कंटीजियस आइटम, एक जैसे आइटम्स का ब्लॉक उठा करके आप उसके ऊपर ऑडिट लगाते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हो, दैट इज ब्लॉक सैम्पलिंग। यस एवरीवन, प्रेक्षित, स्वप्ना, कविता, आयुषी, करेक्ट। पहले वाले इसमें, सेकंड वाले मेथड में वो क्या कर रहा है, सॉरी फर्स्ट वाले मेथड में ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है जहां पर उसने सैंपल साइज बता दिया, पॉपुलेशन बता दिया? Systematic sampling. Interval sampling and systematic sampling. मतलब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और इंटरवल सैम्पलिंग, यस, जहां पर आपको टोटल पॉपुलेशन बता दिया जाता है, सैंपल साइज बता दिया जाता है, उसको डिवाइड करके आप क्या निकाल लेते हो? इंटरवल निकाल लेते हो। पहला आइटम रैंडमली कोई सा भी, सपोज पहला ही आइटम ले लिया, तो उसके बाद इंटरवल ऐड कर करके जितने भी ट्रांजेक्शन आते जाएंगे, जब तक अपने को अपना 100 का सैंपल साइज नहीं मिल जाता, अपन एडेड करके आगे बढ़ते जाएंगे, यस और नो, और आपको सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एज पर ऐसे 530 ऑडिट
sampling first in the given case. Method of sampling used in audit software is known as interval sampling or systematic sampling. Okay? It is a selection method in which the number of sampling unit is sampling unit in the population is divided by sample size to give a sampling interval. बराबर सैम्पलिंग इंटरवल का कैलकुलेशन sampling units in population divided by sample size, that is 1000 divided by 100 is equal to 10. ठीक है, रिकॉर्ड सेलेक्टेड कितना है 100. सॉफ्टवेयर would pick every इंटरवल कितना था 10th item or record from 1 to 1000 records. ठीक है, उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, आप भूलना नहीं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब इंटरवल सैम्पलिंग होगा तो वो सैम्पलिंग के दौरान, उस सैम्पलिंग के दौरान ऑडिटर को क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसका प्रोसीजर जो है वो गलत ना हो जाए. यस और नो. सो आप लिखोगे while using this method, auditor should consider that population is not determined in such a way that sampling interval corresponds with a particular pattern in the population. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या नाम था सीए का? सीएजी ना, हाँ. सीएजी suggested him to select the first 200 sales invoices from sales book for the last month. He is suggesting him block sampling. अरे यार क्या हुआ? This method for sales
sample sorry this method of sampling involves selection of a block with contiguous items in the population. गाइज आपको ना व्हेन आई वाज टीचिंग दिस मुझसे एक टॉपिक रह गया था ऐसे 5:30 में, टेस्ट चेक टेक्निक्स फॉर बिफोर यू सेलेक्ट अ सैंपल देयर आर सम प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक फॉर द टेस्ट चेक बिकॉज आप ऑलरेडी सैंपल कर रहे हो। सैम्पलिंग के पहले आपको कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि जब आप सैंपल लो और उसके ऊपर आप परफॉर्म करो प्रोसीजर्स तो आपका प्रोसीजर्स गलत नहीं हो जाए बिकॉज आपका सैंपल गलत था। तो उसके लिए देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस। इसका क्वेश्चन है विच एक्चुअली वी डिडंट कवर बट अभी कवर कर लेते हैं, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इंदर इज नॉट देयर इन द क्लास क्या? नहीं, ठीक है। जीशन पढ़ोगे अगला क्वेश्चन? CAB is appointed as an auditor of MS Divine Pharmacy, a wholesale medicine supplier. While auditing for the financial year 24-25, CAB wants you to use test checking technique. Advise CAB what kind of precaution should be taken by him in this regard. Do you have this concept in your book, precautions for you using the test check technique? आंसर इज वेरी इजी। आप ये लिख लो और यहाँ पर ना 1.5 डेज करके मार्क कर दो। पहले कभी तो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में 1.5 डेज मार्क कर दो, सिर्फ देख लेना लास्ट में, बहुत इजी आंसर। मतलब आप ना सबसे पहले रिमेंबर हम सैंपल डिजाइन करने वाले हैं। सैंपल डिजाइन करने के पहले आपको ये तो भी मालूम होना चाहिए ना कि वॉट एवर सैंपल यू आर टेकिंग इट आउट वो उसका पॉपुलेशन कैसा है, लाइक वेदर इट इज कंप्लीट और नॉट, डेटा रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें जिसमें आपका सैंपल गलत नहीं आ जाए वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो उसके पहले मतलब सैंपलिंग के पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। क्या प्रिकॉशंस रहते हैं? सबसे पहले एंटिटी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझो। सबसे फर्स्ट, थॉरो अंडरस्टैंडिंग और स्टडी ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग system should be done before adopting sampling। ठीक है, सैम्पलिंग के पहले थॉरो स्टडी होना चाहिए एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम का। दूसरा, प्रॉपर स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली समझ लो। एरियाज विच आर नॉट सुटेबल, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया था टीडीएस टीसीएस, अभी ये सब स्टैंड ड्यूज है, यहाँ पर कोई सैम्पलिंग की जरूरत नहीं। तो पहले से वो एरिया अलग कर दो कि यार ये वाले एरिया में हमको 100% ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं। एरियाज विच आर नॉट सुटेबल फॉर सैम्पलिंग शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। ठीक है,
देन सैम्पलिंग के लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करना है उसका प्रॉपर प्लानिंग करो एंड देन एक्सप्लेन इट टू योर टीम मेंबर्स, ताकि वो लोग कुछ गलती ना करें. प्रॉपर प्लानिंग फॉर सैम्पलिंग methods to be used and explain it to team. ठीक है. Proper stratification of transactions and account balances. ठीक है. Then sample size properly determine करो. Sample size should be properly determined. 7th, sample biased way में होना चाहिए या unbiased manner में. Sample should be chosen in unbiased way. And last is errors located in the sample should be analyzed properly. ठीक है. सैंपल में कुछ एरर्स तो नहीं आ गए, और एरर्स आ गए तो इसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए. दी ये क्वेश्चन है मॉड्यूल में, हाँ, इट इज थ्योरेटिकल में. Done everyone? Next question. Chalo, everyone focus over here. The sample size can be determined by application of a statistically based formula or through exercise of professional judgment. When circumstances are similar, the effect of sample size of factors, the effect on the sample size of factor will be similar regardless of whether a statistical or non-statistical approach is chosen. ठीक है, ऊपर का ज्ञान दिया है.
नीचे वन लाइनर क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टेटिंग द एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स एनी फोर दैट द ऑडिटर में कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसके लिए वो क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको इतना एम्फेसाइज करवाया था, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पूछेंगे या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के फैक्टर पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर जिससे सैंपल साइज इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपने 4 क्या पढ़ा था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल, rate of deviation, yes or no, then expected rate of deviation, Expected rate of and last one is desired level of assurance. auditors desired level of assurance। लिखो इसके अंदर का कंटेंट कब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, खुद से लिखो, आपको होल्ड आएगा टॉपिक के ऊपर। एंड थोड़ा फास्ट है ना, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं अपने को 5:30 के, और एज पर ऐसे 5:30 प्रॉपरली लिखना होगा उसको। डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जीशान, प्रेक्षित लिखा, कविता, यश, एवरीवन। Question number 45. The extent of checking to be undertaken is primarily a matter of professional judgment of the auditor. It is in the interest of the auditor that he decides, if he decides to form his opinion on the basis of part checking, he should adopt standards and techniques which are widely followed. सी, उन्होंने आपको स्टार्टिंग का ऐसे 5:30 का क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने ज्ञान दे दिया कि इट इज ऑलवेज बेटर कि ऑडिटर जो है पार्ट चेकिंग करे, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन चेक नहीं करे, टुकड़ों में ट्रांजेक्शन चेक करे, मतलब पार्ट्स में चेक करे, पार्शियली चेक करे। लेकिन पार्शियल चेक करने के लिए ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स विच आर वाइडली फॉलोड। सो व्हाट आर द वाइडली फॉलोड टेक्निक्स ऑफ पार्ट चेकिंग? Audit sampling. बट ऑडिट सैम्पलिंग के लिए भी व्हाट इज द वाइडली फॉलोड टेक्निक? ऑडिट सैम्पलिंग तो करेंगे, पार्ट चेकिंग ऑडिट सैम्पलिंग होता है। Statistical sampling. स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, 2 ऑप्शन है उसके पास में, जिसमें स्टैटिकल सैम्पलिंग जो है विच इज अ मोर साइंटिफिक वन, वो यूज कर सकता है। तो एक्सप्लेन तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल कर देना, स्टैटिकल सैम्पलिंग बोल देना कि वो वाइडली यूज्ड है, उसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होता है एंड ऑल ऑफ दैट बेनिफिट। यस, ये एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, मैनेज कर लोगे। शैल वी डू द नेक्स्ट वन, सैम्पलिंग रिस्क।
सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन यदि उसने प्रॉपर पॉपुलेशन में ऑडिट प्रोसीजर लगाया होता तो. सैम्पलिंग रिस्क लीड्स टू एररनेस कंक्लूजन. एक्सप्लेन इन डिटेल डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नॉन सैम्पलिंग रिस्क. को बेसिकली आपको सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क के बीच में अंतर बताना है. हैव यू गाइस स्टडीड दिस टॉपिक समवेयर? पहले मैंने तो क्लास में एक्सप्लेन किया था आज आपको सैम्पलिंग रिस्क नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है. गाइस क्या होता है सैम्पलिंग रिस्क? मैम जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं ना और जो छूट जाता है सैंपल में उसमें कहीं फ्रॉड एरर ना निकल जाए उसको सैम्पलिंग रिस्क. एग्जैक्टली. सो एज पर SA 530 sampling risk may be defined as risk that auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedure. ये भी बताना पड़ेगा कि एररनेस कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं. ठीक है. सो सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू two type of erroneous conclusion. टू टाइप ऑफ एररनेस कंक्लूजन क्या हो सकता है? यदि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो तो शायद आप गलती से ये ना बोल दो कि नहीं नहीं टेस्ट आर नॉट लाइक यू नो टेस्ट कंट्रोल्स आर नॉट दैट इफेक्टिव इवन दो द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव. ऐसा हो सकता है. यस. या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव व्हेन दे आर एक्चुअली नॉट. दोनों हो सकता है. यस और नो. टेस्ट ऑफ डिटेल करने के बाद टाइम पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप बोल दो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है. या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है बट यू कैन से कि नहीं 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 है. ठीक है. सो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट पे दोनों ही केसेस हो सकते हैं. राइट. सो इन दैट केस टू टाइप ऑफ एररनेस कंक्लूजन्स आप क्या निकाल सकते हो? in case of test of control and in case of test of detail. ठीक है. अब गलती क्या हो सकती है? यू कैन से controls are more effective than they actually are. Or in case of misstatement does not exist when in fact it does. ठीक है. That is one possibility. ठीक है. अगला पॉसिबिलिटी क्या है? in case of TOC, in case of TOD. ठीक है. दोनों पॉसिबिलिटी होती है. in case of TOC are less effective आप बोल दो then they actually are. And in case of TOD material misstatement exists when in fact it does not.
ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आप मुझे लॉजिकली बता सकते हो क्या कि केस 1 केस 2 में से कौन सा आपका एक्चुअल ऑडिट रिस्क है? केस 1। केस 1 जहां पर मिस स्टेटमेंट होते हुए भी आप गलती से बोल दे रहे हो कि कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं या मिस स्टेटमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज केस 1? केस 1 में बिकॉज आपके ऑडिट सैम्पलिंग में ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो सैंपल चेक किया उसके में आपको कंट्रोल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जो आपने सैंपल टेस्ट नहीं किया हो सकता उसमें कंट्रोल्स वीक रहे। तो ये दिस लीड्स टू इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। बट ये तो येड़ा बना है ना कि भाई मतलब यू आर बिहेविंग लाइक मैड कि जब आप टेस्ट और कंट्रोल कर रहे हो तो आप बोल रहे हो टेस्ट आर एक्चुअली लेस इफेक्टिव, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव व्हेन दे एक्चुअली आर, मतलब कंट्रोल्स अच्छे हैं और आप उसको लेस इफेक्टिव बोल रहे हो। या मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है व्हेन इनफैक्ट इट डज नॉट इफेक्ट। सो इट्स लाइक यू आर नॉट डूइंग योर ऑडिट अप्रोप्रिएटली, राइट? सो ये ऑडिट एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है और इसको प्रूव करने के लिए आपको ना यू हैव टू परफॉर्म मोर वर्क। सो इट लीड्स टू ऑडिट इनएफिशिएंसी कि आप एक अच्छे ऑडिटर नहीं हो वो दिखाता है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन मोर ऑडिट वर्क। आपको ज्यादा ऑडिट में काम करना पड़ता है टू जस्ट टू प्रूव दिस। मेक सेंस एवरीवन? आपके ना 5:30 के सबसे लास्ट टॉपिक में आपके नोट्स में ना स्ट्रैटिफिकेशन, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का मीनिंग दिया है, दो दो तीन तीन लाइन में। एक बार सिर्फ पढ़ लेना आपके बुक्स में, ठीक है? वंस इन अ वाइल कभी तो भी ये क्वेश्चन आता है, मतलब 10 अटेम्प्ट में एक बार कभी तो भी कोई ये क्वेश्चन आएगा, ये मीनिंग पूछेगा इसका। सिर्फ एक बार रीड करके जाओ और आई थिंक आप अपने से भी एक्सप्लेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन ना गाइस? आंसर हो गया था ना? यश हुआ कंप्लीट? हो गया था ना ये? CAX is not sure about the kind of sampling method to be used for audit of a company. Advise him about the choice of method of sampling to be used in various circumstances and also explain briefly the advantage of the sampling to be used. तो कौन से सैम्पलिंग मेथड्स है और वो मेथड्स का फायदा क्या है? सो बेसिकली सारे मेथड्स का ही आंसर करना पड़ेगा। यस और नो? इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में ना। आजकल मैंने देखा है दे आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि ब्लॉक सैम्पलिंग एक्सप्लेन करो, रैंडम सैम्पलिंग एक्सप्लेन करो, सारे के सारे ही मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं आपको, इसके क्वेश्चंस कम आते हैं बिकॉज उसमें फिर आपको दो दो पेजेस का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा इन डिटेल। सो दे हैव बिकम मोर स्पेसिफिक नाउ कि स्ट्रैटिफाइड ही पूछेंगे या रैंडम ही पूछेंगे, इंटरवल सैम्पलिंग ही पूछेंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है? सो जनरिक क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। तो आपने तो सारे मेथड्स ही पढ़े हुए हैं, वो आना ही चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? हाँ, ये बताओ, ABC company is a large company with huge purchases and sales transaction. Which sampling approach is recommended in such a company? Give the features of such sampling process. आंसर, कौन सा अप्रोच अच्छा रहेगा? लार्ज कंपनी है और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। परीक्षित, अभी आपने एक आंसर में लिखा है लास्ट पॉइंट,
बहुत खराब मेमोरी है, बहुत ही ज्यादा खराब मेमोरी। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एग्जैक्टली गाइस, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ऊपर आंसर करके तो उसके लास्ट पॉइंट में आपने क्या लिखा था? यार ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे एक बात बताओ, अभी अपन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पढ़ रहे थे बराबर? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर, हमारे पास दो टाइप के अप्रोचेस होते हैं, टू अप्रोचेस ऑफ सैम्पलिंग टाइप, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल में हमने पहले स्टैटिस्टिकल समझाया जो कि ज्यादा साइंटिफिक होता है। इसके अंदर पॉइंट 1 2 3 4 थे। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, in large organization with huge transaction, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the sample selectors are not prejudged। और यही आंसर अभी आपने एक दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, जहां पर मैंने आपको ये 4 पॉइंट लिखने के लिए बोला था, एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक लार्ज वाइड एप्लीकेशन, एक नो पर्सनल बायसेस एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ ह्यूज ट्रांजेक्शंस। यस और नो? सो यही आपको उन्होंने सिर्फ लास्ट पॉइंट का रेफरेंस देकर के पूछ लिया है कि कौन सा अप्रोच है, तो आप बताओगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एंड वापस आपको ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है गाइस, मैनेज करोगे ये क्वेश्चन पक्का? This approach to audit and the extent of checking are undergoing a progressive change in favor of more attention towards the question of principle and controls with the curtailment of non-consequential routine checking. Discuss the given statement. Oh my goodness, क्या पूछा है ये? What is this, guys? What is this, guys? एक कोई तो इन्फ्लुएंसर है लाइक इंस्टाग्राम पे, वो ऐसा बोलते हैं, what is this, guys? What this? मैंने अभी इससे कैच कर लिया है। क्या है क्वेश्चन ये? रिमेंबर आपको जब मैंने ये ज्ञान देना चालू किया था ऐसे 5:30 का, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में एक काम होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में, जब वो लोग सभी कुछ चेक करते थे, पूरा ही रूटीन चेकिंग करते थे। फिर एक टाइम के बाद में पता चला, बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करते थे, फिर उनको पता चला कि नहीं नहीं, अभी तो हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है, अब हम ज्यादा रिस्क बेस्ड अप्रोच में जा रहे हैं, तो हम ट्रेडिशनल वे में ऑडिट नहीं करेंगे, हम ऑडिट सैम्पलिंग करेंगे। यस और नो? क्यों करने वाले लगे थे? क्योंकि एंटिटीज ने इंटरनल कंट्रोल लगाना चालू किया था। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल लगाने से रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड जो है वो ऑलमोस्ट डिमिनिश होना चालू हो गए थे। इसके लिए हमने सैम्पलिंग की तरफ मूव किया था। रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये ज्ञान दिया था हैंड रिटन नोट्स में से। अरे किधर गया वो ज्ञान? दिस वन? नहीं, कहाँ गया यार वो ट्रेडिशनल अप्रोच वाला? दिस वन, सैम्पलिंग वर्सेस द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ये, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में हम चले गए इसमें ऑडिट करने के लिए। यही पूछ रहा है कि पुराने जमाने में क्या होता था, रूटीन चेकिंग पे ज्यादा फोकस होता था, विच वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इट यूज टू कंसिडर डिटेल चेकिंग एंड वाउचिंग ऑफ ऑल एंटिटीज। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ business entity, due to which possibility of routine error or fraud have greatly diminished. Also, nowadays, auditor follow risk-based audit approach, for which more attention is given towards the item जिसमें significant risk है and towards the controls of such item. आपको ये क्वेश्चन कैसे समझेगा? जब तक आप ये लाइन, ये 4 लाइन आपने नहीं पढ़ी होती ना, आपको ये क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा है। The approach of audit and the extent of checking are undergoing a progressive change in favor of more attention are given to the question of principle and controls with the curtailment of non-routine checking, non-consequential routine checking. रूटीन चेकिंग कम करके हम कंट्रोल टेस्टिंग और इसके टुवर्ड ज्यादा जा रहे हैं, प्रिंसिपल बेस्ड चेकिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच के पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है। कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको ये आंसर लिखना आना चाहिए। पहली बात, आप पहले मुझे ये कंफर्म करो, इन योर नोट्स डू यू हैव दिस टॉपिक? वट एवर नोट्स यू आर रेफरिंग टू, डू यू हैव दिस टॉपिक?
फर्स्ट यू सी दैट, नहीं तो फिर वो सेल्फ रिवीजन के टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। No, ma'am. नहीं मैम है? है पर वो पॉइंट्स नहीं है उसमें, अलग ही है कुछ। ठीक है, सुनो ना, Yes, आप ये अलग है। पॉइंट, ये क्वेश्चन का रेफरेंस, पहले तो ये क्वेश्चन नोट करो इन वेयर एवर यू आर डूइंग इट। और दी ये जो क्वेश्चन की जो लाइंस है ना, ये सैम्पलिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर में जिसका स्टार्टिंग है ना वहाँ पे भी लिखी हुई है। उसका स्टार्टिंग क्या? और जो ये सैंपल मतलब ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना 5:30 का मॉड्यूल में 4.44 पे, हम्म, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम लाइन है इसमें। आई डोंट नो वेयर आर यू सेइंग दिस। अच्छा, आप स्टडी मैट का बता रहे हो क्या बच्चों को? कविता, चलो फटाक से पहले आप लिखो, ये क्वेश्चन का रेफरेंस दो एंड राइट दिस आंसर, दिस इज द लास्ट फॉर द डे फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 53। पहले ये क्वेश्चन लिखो आप फटाक से, क्योंकि क्या है 5:30 बड़ा चैप्टर है, कुछ भी आ गया अचानक से तो आपको ये आंसर आना चाहिए। फर्स्ट राइट दिस क्वेश्चन एंड देन, हाँ स्टार्टिंग में ना, एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग दिस। देखो उसने ये आंसर भी भेज दिया है आपके मॉड्यूल में। सो ये 5:30 जहां स्टार्ट होता है वही ये पर ये टॉपिक है, सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। सेलेक्टिव स्टडी पढ़ के करके जाने का कितना नुकसान होता है, सोचो वो कर्टेलमेंट वाला कभी लाइन पढ़ा नहीं होता, आया आंसर देखो अदर कीवर्ड्स, इसकी वजह से ये पता चल गया, वरना तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। डन, क्वेश्चन डन, आंसर की तरफ जाएंगे एवरीवन, प्लीज राइट दिस आंसर। और यहाँ पर सैम्पलिंग के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, बेसिकली हमको पुराने अप्रोच की बुराई करनी है, नए अप्रोच के बारे में फिर उसके बाद में हम ऐड करना चालू कर देंगे। सो व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग वगैरह ये सब मत लिखना चालू कर दें।
डन गाइस? दिशान, प्रक्षित, यश, कविता, आयुषी? ठीक है, स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, ये ऐसी चीजें हैं कि अभी इंटर के लेवल पे भी दे एक्सपेक्ट यू टू गिव वेरी प्रोफेशनल आंसर्स. हमारे टाइम पे इतना लोड नहीं होता था. ओनली द पीपल हु यूज्ड टू लव ऑडिट एज अ सब्जेक्ट, वही लोग इतने अच्छे से प्रेजेंट करते थे, बट पास बहुत बच्चे हो जाते थे. अब ना सीन्स हैव रियली चेंज्ड. ग्रुप 2 में पास करने के लिए, मतलब पास करना तभी भी डिफिकल्ट होता था हमारे टाइम पे. ऑडिट में ही, ऑडिट और हमारे जमाने में ITSM करके एक सब्जेक्ट होता था, उसमें ही सब फेल होते थे. अभी वो FMSM हो गया, तो लाइफ इज स्टिल थोड़ा इजी. IT भी होता था, SM भी होता था, फेल हो जाते थे बच्चे, बहुत फेल होते थे. मेरा सबसे ज्यादा अटेम्प्ट ग्रुप 2 में ही लगा था इंटर में, जिसकी वजह से माई होल जर्नी डिरेल्ड. बट आई लव ऑडिट एज अ सब्जेक्ट. तो बिकॉज मेरा आर्टिकलशिप जहां पर हुआ था, वहां पर ऑडिट बहुत अच्छे से सिखाते थे हमारे बॉसेस. दे वर एक्स PWC. सो आई लव दिस सब्जेक्ट. दैट इज वाई आई ऑलवेज लर्न द नंबर, नेम. थोड़ा प्रोफेशनली आंसर करने का मेरा हमेशा तरीका वैसा ही रहता है कि अगर कोई पढ़े तो उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार एकदम ही लेमन जैसा आंसर लिखा है. सो यू ऑल्सो लर्न दैट कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग 3 घंटा 4 घंटा एवरी डे फॉर ऑडिट, ensure that you are learning your answers प्रोफेशनली, एकदम स्टैंडर्ड का नंबर, नेम, देन कमिंग टू द एग्जैक्ट कंटेक्स्ट की ये बुक में कहां पर पढ़ा है, देन राइटिंग द एग्जैक्ट पॉइंट. नो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला मिक्सचर की उसी की चीज को दो अलग तरीके से लिख दिया. नथिंग, नन ऑफ दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो फ्रॉम ICAI पॉइंट ऑफ व्यू. डन. ट्राई डूइंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. वॉट एवर क्वेश्चन यू फील थोड़ा टफ है, क्लास में कर देना चाहिए. आंसर नहीं समझ में आ रहा है उसका, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. इन द रिमेनिंग क्वेश्चन अभी भी देखोगे ना इन अवर बुक, हाउ मेनी क्वेश्चन आर पेंडिंग. अभी हमने 53 किया था. 54, 50, 55 होना चाहिए था. 54, 55, सॉरी, 1 2 3, 3 क्वेश्चन आर पेंडिंग. ठीक है, ट्राई सॉल्विंग दीज 3 क्वेश्चन ऑन योर ओन. हैव यू कंप्लीटेड 610 के रिमेनिंग क्वेश्चन? नहीं? Guys, what happened? जूम क्रैश हो गया अचानक, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, सो डिड यू गेट दिस? हाँ, व्हाट आई वाज आस्किंग, डिड यू डू द क्वेश्चन ऑफ ऐसे 610? नहीं किया है? कर लेना. 2-3 क्वेश्चंस वहां से पेंडिंग थे एंड 2-3 क्वेश्चंस ये पेंडिंग है. देख लो ताकि आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, क्वेश्चंस देख लेना, उसके हो जाएंगे आपके. टुमारो वी विल डू 505, 510 एंड टाइम बचेगा तो हम 505 छोटू स्टैंडर्ड है. सुनो मेरी बात, 505 छोटू एंड इजी है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है. ठीक है, 550 बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, इवन एट इंटर लेवल तो कुछ नहीं, 1 पेज का स्टैंडर्ड है, वो हो जाएगा आराम से. 510 में हो सकता थोड़ा टाइम लगे, बट आई टीच 510 बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, तो वो मैं कर दूंगी. हो सकता है तीनों स्टैंडर्ड एक साथ आपके निपट जाएंगे तो अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा. इतना ही स्टैंडर्ड है चैप्टर 4 में. और आर देयर मोर, एनी मोर? 520. 520 है ना? हाँ, 520 में टाइम लगता है. एनालिटिकल प्रोसीजर में बहुत सारे कंसेप्ट है. ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर कब रखा था प्लानर वाइज? कल के लिए रखा था. सो जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उस टाइम पे, अगर कल चालू होता है तो ठीक है, वरना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले दिन में वो कवर हो जाएगा. यस, हो सकता है. सो हो सकता है कि अपना एक दिन से डिरेल हो अभी क्लासेस, क्योंकि हम ऑलरेडी 5:30 में बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं. राइट, कल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, कल भी हमारा टाइम ज्यादा गया था 610 करने के लिए, क्योंकि बड़े स्टैंडर्ड्स हैं. सो हम ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि 15 मिनट में हो जाना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए. सम कंसेप्ट, सम स्टैंडर्ड्स आर टफ. वी हैव टू गिव द रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स. बाकी तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स अपने 15 मिनट में निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, once we are done with this then we'll move to completion and review chapter, documentation करने के बाद में. ठीक है, मैम वो प्लानर भेज दियो. प्लानर नहीं दिया मैंने. अभी जो एक्टिव रिकॉल वाला नहीं दिया. क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसा? आई माइट हैव, क्या हुआ था ना, कल प्लानर जस्ट क्लास के पहले बनाया था, तो मैं, हो सकता है मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया और फिर मैं भूल गई होंगी आपको ये देने के लिए. सॉरी. यस मैम.
आई जस्ट डू इट राइट नाउ। ठीक है, चलो गाइस, डू योर रेस्ट ऑफ द स्टडीज वेरी वेल। ठीक है, अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस करोगे तो फिर मुझे उसे बता देना कि आपने कर लिया है रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड विल मेक टुमारो। बाय बाय। डांट नहीं खानी है तो थोड़ा रिवाइज करके आना सुबह सुबह। ठीक है, 10 बजे स्टार्ट करना, 11 बजे से क्लास है ना, तो 10 बजे यू रिवाइज। ठीक है, ऑल राइट, चलो बाय बाय। बाय।